ऑपरेशन ब्लड। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एमपीसीजी प्राइम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। ऑपरेशन ब्लड में हमने दिखाया कैसे खून जो जिंदगी बचाता है वो बोतल में बंद होकर बिक रहा है। बिना पर्चा, बिना पहचान, सिर्फ रेट पूछा जा रहा है। हमने सरकार से सवाल पूछे और जवाब गोलमोल मिला। लेकिन जब एनडीटीवी की रिपोर्ट आई तो सियासत जागी, विपक्ष ने सवाल उठाए। एनडीटीवी की यह रिपोर्ट सिर्फ खुलासा नहीं, इंसानियत से किया गया एक वादा है। हम सवाल पूछते रहेंगे जब तक ये सौदा बंद नहीं हो जाता। इन सारे अस्पतालों के परिसर में बाहर और इन ब्लड बैंक में हमने दिखाया कैसे उजाले में अंधेरा घुला था, कैसे हमारा शक सौदेबाजी में तब्दील हुआ, कैसे वो इंसानियत जो खून की हर बूंद में धड़कनी चाहिए थी लेकिन यहाँ बोतल में बंद मिल रही थी। हम पहुंचे, हाथ में पर्चा था पर मरीज नहीं थे। हम सवाल थे और उन सवालों के जवाब में हमें मिली रेट लिस्ट। चार्ज बता दीजिए सर। 2500 रुपये लगाने के। 2500 रुपये एक। पर्चा नहीं, कोई बात नहीं, पैसे दो ब्लड मिल जाएगा। डिस्काउंट तक ऑफर हुआ। ब्लड चाहिए 1 यूनिट। तो अपन बात कर रहे थे तो अपने को 1050 बताई थी नहीं। उनका कहने डोनर मोनर सब है, नहीं तो आपको डोनर लाना पड़ेगा। डोनर लेगा 2500 रुपये। वो आपको कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको एनडीटीवी की तहकीकात उस जगह से शुरू हुई जहां इलाज की उम्मीद होती है, लेकिन हमारे कैमरे ने वहां एक धंधा देखा जिसमें डोनर नहीं दलाल थे, मरीज नहीं ग्राहक थे। हमारे कैमरे से दुनिया ने देखा और फिर प्रतिक्रिया आई। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया, कई नेताओं ने सवाल पूछे। सबसे पहले तो मैं एनडीटीवी को बहुत बधाई देता हूँ। एक ऐसा चैनल मध्य प्रदेश में काम कर रहा है और उनकी पूरी टीम को मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है उसका सही आईना प्रदेश की जनता, देश की जनता के सामने दिखाते रहते हैं। खून की कालाबाजारी हो रही, खून की। कभी सुना आपने कि ब्लड की कालाबाजारी कर रहे हैं यहाँ पर लोग? सरकार बेफिक्र कुंभकर्ण की नींद सो रही है। ये मध्य प्रदेश में हो रहा है। चाहे वो मंत्रिमंडल के इनके सदस्य हों, चाहे सरकारी कर्मचारी जो बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हों हेल्थ विभाग में, उनको कोई चिंता नहीं है। लूट बची किसी को चिंता नहीं, सब उस लूट में शामिल है। सरकार के नीचे राजधानी के अंदर अगर ब्लड बेचा जा रहा है तो क्यों? क्या सरकार के लोग नहीं है? सरकार के लोग इसके अंदर लिप्त नहीं है कि सरकार इस पे तत्काल एक्शन क्यों नहीं लेती है? तत्काल एक्शन लेना चाहिए और हर व्यक्ति को समय पे और उचित दाम पर उसको ब्लड मिलना चाहिए। और ये मैं एनडीटीवी को इस स्टिंग ऑपरेशन की मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार के आप जनता के मुद्दे उठाते रहे और सरकार को सजग करते रहे। लेकिन सरकार बेफिक्र लगी और सिस्टम तो जैसे नशे में है। खून अब जीवन नहीं, कारोबार है। जिसे जरूरत है वो जेब देखे, जिसके पास पैसा है उसे रसीद की जरूरत नहीं। हमारी रिपोर्टिंग केवल सवाल पूछती है क्योंकि जवाब किसी के पास नहीं। हम किसी डॉक्टर पर उंगली नहीं उठा रहे, लेकिन दरवाजे के बाहर बैठी एक माँ के आंसू कह रहे हैं, मेरे पास पर्चा है लेकिन खून महंगा है बेटा। राजधानी भोपाल के कई बड़े अस्पताल और जो ब्लड बैंक है वो ब्लड की तस्करी कर रहे हैं, ब्लड को खुले में बेच रहे हैं, तमाम नियमों को कायदे ताक पर रखते हुए। इस पे जो भी देखिए, जो इस तरह के मामलों में जो भी अवैध काम होता है वो जब पकड़ में आते हैं तो उसके पर कड़ी कार्रवाई होती है। लगातार ये कहा जाता है कि इस प्रकार के कामों को करने से बचें, लेकिन कोई यदि बस करता भी है तो अपने रिस्क पे करता है और लगातार कार्रवाइयाँ भी होती हैं। वाह मंत्री जी, क्या शानदार मौलिक अधिकार दिया आपने जनता को। जिंदा रहना है तो अपने रिस्क पर रहिए, खून चाहिए तो पहले जिम्मेदारी तय कीजिए। कहने का लहजा ऐसा था जैसे चोरी पकड़े जाने पर चोर को समझाया जा रहे हो, भाई ये तो बताया था ना कि पकड़े जाओगे तो कार्रवाई होगी। हमारी टीम जब अस्पतालों में पहुंची तो पूरी श्रृंखला थी। पार्किंग वाला, गार्ड, ऑटो वाला, एम्बुलेंस वाले, सब एक नाम की ओर इशारा कर रहे थे, अनीस भाई उनसे बात कर लो। और बात का मतलब था खून मिल जाएगा बिना किसी सवाल के। ये महज कुछ लोगों की करतूत नहीं थी, जैसे पूरे शहर में खून की एक अदृश्य मंडी चल रही हो। ब्लड बैंक में नौकरी करते हैं, मेरे कहने का ब्लड बैंक में ही है वो इसमें है या प्राइवेट में? बाहर है। बाहर है। नाम अस्पताल का, धंधा मजबूरी का और ग्राहक वो जो अपने बच्चे की जिंदगी की भीख मांग रहे हैं। जो खून की कालाबाजारी हो रही है इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। इसकी हम बहुत निंदा करते हैं। सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए और जो लोग भी कालाबाजारी में शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा प्रावधान करना चाहिए जिससे भविष्य में कोई इस तरह की गलती नहीं करे।
हमने सिर्फ कैमरा चलाया, लेकिन जो रिकॉर्ड हुआ वो एक सवाल था, क्या एक पर्चा ही काफी नहीं था? क्यों एक माँ की जेब में पैसे नहीं थे तो खून भी नहीं मिला? क्यों नाम नहीं पूछा गया, नंबर सिर्फ रेट बताया गया? क्यों हर बोतल के पहले इंसानियत मरती है? और कब तक जिंदगी यूं ही बिकती रहेगी अस्पताल के बाहर सबकी नजरों के सामने? एनडीटीवी ये सवाल उठाता रहेगा जब तक जवाब नहीं मिलते। भोपाल से अपने सहयोगी आकाश द्विवेदी और अजय शर्मा के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी। राजा रघुवंशी की हत्या के आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने राज और सोनम को पुलिस कस्टडी में भेज दिया और अन्य 3 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इधर इस मामले में संजय वर्मा नाम की मिस्ट्री कुछ सुलझी हुई नजर आ रही है, तो वहीं शिलांग पुलिस की एक टीम इंदौर में अपनी पड़ताल में जुटी हुई है। हमारी यह रिपोर्ट देखिए। राजा रघुवंशी मर्डर केस में रिमांड खत्म होने के बाद गुरुवार को सोनम और राज समेत सभी आरोपियों को शिलांग कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पेशी से पहले सभी आरोपियों का मेडिकल कराया गया। इसके बाद आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने सोनम और राज को 2 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया और अन्य 3 आरोपियों आकाश, विशाल और आनंद को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। Remanded this Raj Kushwaha and this Sonam for 2 days police custody and other accused for 14 days judicial custody. That's all. राजा मर्डर केस की जांच में सामने आया था कि सोनम के फोन से एक नंबर पर सैकड़ों बार कॉल किए गए थे। कॉलर आईडी ऐप पर ये संजय वर्मा के नाम से दिखाई दे रहा था। 2 दिन से इस मामले में संजय वर्मा नाम के नए शख्स की चर्चा चल रही थी, लेकिन पुलिस सूत्रों ने बताया कि जिस नंबर पर सोनम के नंबर से बार बार कॉल किए गए थे, असल में वो नंबर राज के ही पास था। एक शख्स का नाम निकल के आया है, संजय वर्मा, जो कि कॉल रिकॉर्ड में देखा जा रहा है कि उसके साथ फ्रीक्वेंट बात होती थी। मेघालय पुलिस के सूत्रों के मुताबिक ऐसा लग रहा है कि संजय वर्मा और राज कुशवाहा एक ही शख्स हैं और इसकी भी तहकीकात अब मेघालय पुलिस कर रही है कि क्या ये 2 अलग इंसान हैं या फिर राज कुशवाहा इस नंबर को इस्तेमाल कर रहा था संजय वर्मा के नाम पे। सोनम रघुवंशी से भी इसको लेके पूछताछ की जा रही है और जो बैकएंड क्रॉस चेकिंग होती है वो भी इंदौर पुलिस के साथ की जा रही है। संजय वर्मा नाम से दर्ज इस नंबर से 1 मार्च से 8 अप्रैल के बीच सोनम की 234 बार बात हुई। ऐसे में राज कुशवाहा ही संजय वर्मा है या संजय वर्मा कोई और शख्स है, ये जांच का विषय है। इसलिए इस गुत्थी को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। जो राज है वही संजय है, ऐसा जांच में सामने आया है। तो सोनम से 7 सवाल होंगे। राज को संजय क्यों बनाना पड़ा? राज की पहचान आखिर क्यों छिपाई? पेरेंट्स के राखी वाले दावे कितने सच? घंटों बातें संजय नहीं राज से होती थी। राज को संजय बनाकर बचाने की कोशिश। घंटों बातें यानी राज की असल राजदार है। अगर कोई संजय वर्मा है तो वो कौन है? इधर सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी का भी बार बार यही कहना है कि वो किसी संजय वर्मा नाम के शख्स को नहीं जानता। मेघालय पुलिस की टीम बुधवार को दिन भर सोनम से जुड़े ठिकानों पर जांच करती रही। उस पर भी गोविंद रघुवंशी ने जानकारी दी। उसमें भी मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैं बाहर खड़ा था, सिर्फ मैं तो घर दिखाने लाया था। हाँ जी, आपके साथ में नहीं, मेरे साथ में गोडाउन और ऑफिस गए थे, वहाँ पे उनके कर्मचारियों से पूछताछ हुई। उसके अलावा मुझे आइडिया नहीं। किसके कर्मचारी? जो हमारे कर्मचारी जो भी राज के साथ काम करते हैं। नहीं, उसका आइडिया नहीं है। देखिए, मेरे को सिर्फ राज जहाँ जहाँ के काम करता था वो सब चीजें दिखाना थी, तो मैंने उनको वो पूरा दिखा दिया। हाँ, सभी जगह गए थे। वो नहीं, उसका आइडिया नहीं, मेरे को बताया कुछ जानकारी। जब कुछ भी नहीं करा, उसका अभी आइडिया नहीं है, क्योंकि राज जहाँ काम करता था वो सब चीजें मैंने दिखा दी। संजय का फोन आ रहा है, वर्मा का नाम आ रहा है, उसका क्या है लेना देना? नहीं, आइडिया नहीं साहब, उसका भी कुछ भी लेना देना नहीं, उसका आइडिया नहीं मुझे। इधर इंदौर में मौजूद शिलांग पुलिस की टीम ने उस टैक्सी ड्राइवर से पूछताछ की है जो सोनम को इंदौर से गाजीपुर तक ले गया था। क्यों बुलाया था तेरे को? वो गाड़ी के मामले में बुलाया था, तो मैंने बता दिया। कौन सी गाड़ी लेके? अब आपको क्या करना सर, मैंने बता दिया सर को। सर ने हमको ही करना है। गाड़ी कौन सी? इंदौर का है ना यार। अरे सुनना भाई, राजा रघुवंशी हत्याकांड में हर दिन हो रहे खुलासे हर किसी को हैरान कर रहे हैं। आए दिन सामने आ रहे नए किरदारों और केस से जुड़े लोगों के बयानों के कारण ये मामला सुलझने की बजाय और उलझता नजर आ रहा है।
एनडीटीवी के लिए रत्नदीप चौधरी और तनुश्री देसाई की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के बीच बसे एक गांव के लोग अपना घर बचाने के लिए 22 दिनों से धरने पर बैठे हैं। नकटी गांव के 85 घरों को अवैध निर्माण बताकर तोड़ने का नोटिस मिला है। प्रशासन ने 28 मई 2025 तक इन लोगों को घर खाली करने का नोटिस दिया था, तभी से ये लोग धरने पर बैठे हैं। ये है रायपुर का नकटी गांव। रायपुर एयरपोर्ट के करीब बसे इस गांव के सांस्कृतिक मंच पर महिलाओं की टोली दिन भर धरना देती है। ये वो महिलाएं हैं जिनके घरों को तोड़ने का नोटिस प्रशासन ने जारी किया है। गांव के करीब 85 घरों को तोड़ने का नोटिस जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का सम्मानपुर गांव, सम्मानपुर उर्फ नकटी गांव पिछले कुछ दिनों से चर्चा में बना हुआ है और चर्चा इस बात की है कि यहाँ पर एक नोटिस सरकार द्वारा जारी की गई है। लगभग 85 घरों को अवैध बताकर उन्हें ये नोटिस जारी किया गया कि आप खाली कर दें, वरना बलपूर्वक जो है वो कभी भी प्रशासन की टीम आएगी और उसे खाली करवा सकती है। तो उसके विरोध में गांव के लोग जो हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं। इस गांव के लोगों का कहना है कि 40 सालों से वो यहाँ रह रहे हैं। ये उनके पूर्वजों की जमीन है। गांव में सरकारी पानी की टंकी, पीएम आवास, ट्रांसफार्मर सब कुछ है। अगर लोग अवैध रूप से रह रहे थे तो फिर ये सरकार ने निर्माण क्यों किए? कहा जा रहा है कि आप लोग अवैध तरीके से यहाँ पर घर बना लिए, मतलब जमीन पर अवैध कब्जा है, उसको लेकर क्या? क्योंकि अवैध है तो फिर सरकार तो कार्रवाई करती है। अगर अवैध होता, भैया कह रहे हैं अवैध है करके, अगर अवैध होता तो हम लोग 40 साल से है यहाँ पर। और यहाँ आप देख रहे हो पानी टंकी है, हम लोग को आवास दिए है, पीएम आवास है, बिजली है, ये मंच है। अगर अवैध होता तो ये सब कैसे बनते बताओ? ये सब नहीं बनाते ना सरकार। अगर अवैध होते तो ये हमारे पूर्वज लोग का जमीन है जिसमें हम लोग रह रहे, कोई अवैध नहीं है। और उसमें ना रिकॉर्ड भी है अपने बुजुर्ग लोग का, और बुजुर्ग लोग के ही जमीन में बैठे हम लोग, इसमें कोई अवैध नहीं है। हम लोग बंगाल से थोड़ी आए हैं जी जो अवैध कब्जा करके बैठेंगे, ना हम लोग यूपी से आए हैं ना बिहार से आए हैं। हम लोग तो अपने ही गांव के लोग हैं, इसमें अवैध वाली कहाँ से बात आई? समझ नहीं आती सरकार क्यों ऐसे बोल रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत ने उन्हें यहाँ रहने के लिए जमीन दी थी। पहले उनके कच्चे घर थे, बाद में पीएम आवास योजना के तहत पक्के घर बने, जिन्हें अब अवैध बताया जा रहा है। अच्छा, सरकार का ये भी कहना है कि ये जगह है, गांव का एक हिस्सा दूसरी तरफ है, ये वाला जो हिस्सा है चारागाह की जगह थी या फिर मतलब राजस्व की जगह थी अपनी सरकार की, उस पर अवैध रूप से बना दिया गया है। तो घर आप लोग का कहीं और था, पूर्वजों की जो बात हो रही है, ऐसा सरकार का कहना है। ये जो या फिर जो रिकॉर्ड कह रहे हैं कि ये सब जो जगह है जिस पर सिर्फ 85 घरों को जो नोटिस दिया गया है वो अवैध रूप से बने हैं, तो उस पर आप लोग की कोई पंचायत से बातचीत या कुछ ऐसी बातें हुई हैं? हमारे पंचायत तो ही दिए हैं भैया, पंचायत से ही हम लोग मतलब जुड़े हुए हैं, अलर्ट हुए हैं। और क्या बोलते हैं, हमारे पूर्वज लोग का है और आबादी घोषित किए हैं हमारे पंचायत। जब ग्राम सभा की मीटिंग हुई ना, जब ही जाके यहाँ बसे, और उन लोग बोल रहे हैं। और जब ग्राम सभा की मीटिंग, ग्राम सभा की मीटिंग हर 6 महीने में होते हैं भैया। ये वाली कब हुई थी जब बोला गया था कि यहाँ बसना है? कितने साल पहले? बहुत साल पहले, जब मैं ससुराल नहीं आई थी, मेरे सास ससुर थे, और मैं तो जब से आई हूँ तब से यही हूँ। कितने साल से रह रहे हो आप? कितने साल? मेरे को तो 20 साल हो गए भैया ससुराल। 20 साल से आप यहीं पे रह रहे हो? रह रहे हैं, हाँ। मिट्टी के घर थे हम लोग, मिट्टी के घर में। तो अभी ना जब पीएम आवास दिए ना तो पक्की बनाए हैं उसको तोड़ के, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। बिल्कुल, ये एक बड़ा इस पूरे केस में जो सबसे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर सरकार जरूर नोटिस जारी किए 85 घरों को कि आप यहाँ पर अवैध रूप से हैं, लेकिन उन्हीं 85 घरों में से कई घर ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए हैं, यानी कि उसकी राशि दी गई है। यानी कि तब शासन प्रशासन उस वक्त उनको क्यों नहीं ध्यान आया कि अगर ये अवैध रूप से है तो यहाँ पर क्यों प्रधानमंत्री आवास योजना की के तहत स्वीकृति दी जा रही है। लोगों का आरोप है कि उनके घरों को तोड़कर यहाँ विधायक कॉलोनी बनाई जानी है, इसलिए उन्हें बेघर किया जा रहा है। पर क्या एक चर्चा चल रही है ना कि आप लोग का घर टूटेगा तो कुछ बनेगा, क्या बनेगा? उन लोग बोल रहे हैं विधायक कॉलोनी बनेंगे ऐसे करके। कौन ऐसा बोला?
उन्हीं लोग के पास हम लोग पूछने गए थे, एसडीएम के पास गए थे और अनुज के पास तो हम लोग 6 महीने से दौड़ रहे हैं। 6 महीने हो गए लगभग हमको जाते जाते, और 6 महीने से 2 बार हो गए नोटिस आते ना, पहले और आए थे फिर गए थे दौड़े दौड़े, अब फिर नहीं हुआ ना तो 26 को आए ना तो सीधा 28 को टूटना है ऐसे करके बोले। तो फिर गए हम लोग एसडीएम के पास गए थे तो वो बोले नहीं टूटना चाहिए मतलब आप अपना देख लो ऐसे करके। अपने 85 घरों को बचाने के लिए एक धरना प्रदर्शन चल रहा है और उम्मीदें लगभग टूट चुकी हैं और फट चुका है वो तंबू जो धरना प्रदर्शन के लिए लगाया गया था, उसमें लगाया गया था। देख सकते हैं कि ये तंबू भी अब फट चुका है, उम्मीदें टूट चुकी हैं और इस तंबू के फटे हुए कपड़े को बिछौना बनाकर, मैं कुछ देर पहले देख रहा था कि कुछ बच्चे यहाँ पर सोए हुए थे और बिछौना बनाकर यहाँ पर लोग सो रहे हैं। अब इसका क्या अंजाम होगा, क्या ये जो नोटिस जारी किया गया है सरकार उसे खारिज करेगी या फिर इस बात पर काबिज रहती है कि यहाँ पर जो भी निर्माण सरकारी किए जाने हैं जो उनके योजना के तहत है उस पर ही किया जाएगा और इनका जो कहा जा रहा है कि बुलडोजर से घर तोड़ दिया जाएगा, उस पर क्या होगा ये भविष्य में ही देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल लंबे समय तक धरना पे बैठने के बाद भी अभी तक सरकार की ओर से कोई स्पष्ट जवाब इस मामले में नहीं आया है। रायपुर से कैमरा सहयोगी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी। शहडोल का एक गांव दुनावटोला, जहां आने जाने के लिए कच्ची सड़क है, बारिश होते कच्ची सड़क पर कीचड़ हो जाता है और गांव वालों का आना जाना मुश्किल हो जाता है। गांव का स्कूल नाले के पार है और बारिश के दिनों में जब नाला उफान पर आता है तो स्कूल बंद हो जाता है। यह रिपोर्ट देखिए। शहडोल जिले के बोड़री ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है दुनावटोला। आदिवासी बाहुल्य इस छोटे से गांव के लोग बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जीने को मजबूर हैं। बारिश के मौसम में गांव की सड़क कीचड़ के दलदल में बदल जाती है। इस पर वाहन चलाना छोड़िए, पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। हम इसमें पहुंच चुके हैं शहडोल जिले के सोहागपुर जनपद के बोड़री गांव के दुनावटोला में। ये आदिवासी बाहुल्य टोला है और देखिए यहाँ पर सड़क और पहुंच मार्ग की स्थिति इतनी बदतर है कि एक ही बारिश में देखिए पूरी तरह कीचड़ हो चुका है। इसके आगे दुनावटोला का प्राथमिक स्कूल पड़ता है पहाड़ी के ऊपर, जो नाला पार जाना पड़ता है, लेकिन वहां पर भी ना स्कूली बच्चे पहुंच पाते हैं, ना ही कोई जो भी ग्रामीण है इस सड़क से आना जाना उनका काफी दुरूह हो जाता है, काफी मुश्किलें होती है। आज पहली बारिश हुई है, उसके बाद ये हालत चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ दिख रहा है। इस गांव में सड़क एक बड़ी समस्या है। गांव के पास नाला जब उफान पर आता है तो गांव 2 हिस्सों में बंट जाता है, जिसके कारण ग्रामीण एक हिस्से से दूसरे हिस्से में भी नहीं जा पाते। सुनाई हम दे रहे हैं, जो आप जो इच्छा हो करें। क्या नाम है बाबा आपका? दुखुआ। ये देखिए दुखुआ है, काफी बुजुर्ग हैं इस ग्रामीण के, इस गांव के दुनावटोला के। उनका ये कहना कि पूरी तरह कीचड़ हो जाता है सड़कों में, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं बारिश में। हमारे साथ और ग्रामीण है, चलिए हम इनसे भी चर्चा करेंगे। क्या नाम है आपका? कमलेश कोल। कमलेश जी, ये बताइए कि क्या स्थिति है इस टोला की, लगभग कितनी आबादी है यहाँ की? अरे ये क्या है भैया कि यहाँ अगर कोई बीमार पड़ गया तो नहीं जा पाते हैं, गाड़ी नहीं चलता है तो कहाँ से जा पाएंगे। और स्कूल कहाँ पे है? स्कूल ये आगे यहाँ से कीचड़ मार्ग है। हाँ इसी तरह, और नाला भी है इससे ज्यादा। इसके बाद नाला भी है, तो बच्चे जाते हैं पढ़ने? नहीं जा पाते हैं वहाँ। मास्टर तो कभी कभी नाला जहाँ आ जाता है तो गाँव तो नाला पार कैसे उधर जाए पढ़ाने के लिए। बारिश में ये लाइट के भी प्रॉब्लम रहती है और ये रास्ता का भी, और ये जो बगल में हैंड पंप है स्कूल में वो भी बिगड़ जाता है, तो हम लोगों को पानी और बिजली की दोनों की समस्या है, ये रास्ते के भी। अच्छा, बच्चे स्कूल कैसे जाते? बच्चे नहीं जा पाते हैं, दोनों तरफ से नदी आ जाती है तो बीच में स्कूल पड़ता है, यहाँ के आदमी वहाँ नहीं जाते, वहाँ का आदमी यहाँ नहीं आ पाते हैं। गाँव का स्कूल नाले के पार है। बारिश हो जाने के बाद कच्ची सड़क पर कीचड़ हो जाता है, जिसके कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पाते और नाला जब उफान पर आता है तो कई दिनों तक स्कूल नहीं खुलता। नाला है और ये जो सड़क दिख रही है, इसी नाले को पार करके ये प्राथमिक विद्यालय में बच्चे पढ़ने जाते हैं। ये देखिए कितना कीचड़ भरा मार्ग है और साथ में नाला है, और जिसके चलते बच्चे स्कूल भी नहीं पहुंच पाते हैं और विद्यालय भी नहीं लगता, और लोगों को आने जाने में काफी समस्या होती है। जो दुहान टोला का जो ये बस्ती इस नाले को पार करने के बाद पड़ती है, तो बारिश के दिनों में इनको काफी मुसीबत हो जाती है। अभी बारिश की शुरुआत है तो ये देखिए पूरी तरह
अगर मैं सहयोगी से बोलूँगा तो देखिए पूरी तरह की जो सड़क है पूरी तरह कीचड़ से भरी पड़ी है। हमारी टीम कच्ची सड़क और नाले को पार कर स्कूल पहुंची तो पाया कि स्कूल बंद था। न शिक्षक थे न छात्र। स्कूल भवन की हालत भी जर्जर मिली। पहुंच चुके हैं गोडरी गांव के दुनाव टोला के प्राथमिक विद्यालय में। ये भवन है, ये देखिए, लेकिन ये जो भवन है ये पूरी तरह आज बंद है और यहाँ कोई विद्यालय में कोई ना शिक्षक दिख रहे हैं और ना ही कोई छात्र दिख रहे हैं। अगर मैं अपने सहयोगी से बोलूँगा तो अंदर देखेंगे कि विद्यालय का ये जो भवन है ये प्राथमिक विद्यालय का भवन है और बंद है ये आज। और आज जबकि 16 तारीख से विद्यालय शुरू हो गए, शिक्षण सत्र शुरू हो गया है, लेकिन दुनाव टोला का जो ये प्राथमिक स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय है, यहाँ अब तक ना शिक्षक पहुँच रहे हैं और ना ही छात्र बच्चे पहुँच रहे हैं। ये अगर मैं सहयोगी से दिखाऊंगा तो ये देखिए पूरी तरह से बंद है ये विद्यालय। और विद्यालय की अगर स्थिति भी देखिएगा तो पूरी तरह जर्जर है। ये पूरी छत का जो प्लास्टर है वो गिर चुका है और छत जर्जर हो चुकी है। तो ये विद्यालय की भी ये स्थिति है और आज विद्यालय पूरी तरह से बंद है, जबकि आज शिक्षण की शुरुआत हो चुकी है और आज विद्यालय लगना चाहिए, छात्र आने चाहिए, शिक्षक आने चाहिए, लेकिन छात्र भी नहीं है और शिक्षक भी नहीं है। दोनों यहाँ पर अनुपस्थित है और विद्यालय पूरी तरह से बंद पड़ा है। तो इस गांव में पानी की समस्या भी गंभीर स्तर पर है। पीने के पानी का कोई स्रोत न होने के कारण गांव के लोग पीने का पानी खरीदते हैं। पानी की बहुत कमी है, कहीं भी पानी नहीं मिलते, बोर से खरीद पीते हैं हम लोग। बोर से नहाने के लिए, पीने के लिए, बर्तन धुलने के लिए खरीद के पीते हैं। कितने बैगा परिवार हैं? बस उतना है और आगे हैं 2-3 घर और 2-3 घर हम हैं। अच्छा, हमारे परिवार के लिए आए थे, आभा अभियान चल रहा है? नहीं, कोई नहीं आएगा। गांव की समस्या को लेकर शहडोल जिला पंचायत के एडिएशन सीईओ मुद्रिका सिंह से बात की तो उनका कहना था कि जल्द ही गांव की समस्या का निराकरण करेंगे। निश्चित रूप से सड़क तो बनना चाहिए, आवागमन की भी सुविधा होना चाहिए। आप वहाँ पे अभी चूंकि बरसात हुआ है तो पहली बरसात है तो कीचड़ उचड़ तो होता ही है। तो अभी हम लोग प्रयास करेंगे कि वहाँ पे प्राथमिकता से पुलिया और रोड का काम कराया जाए। देखने में आया कि दुनाव टोला में जितने भी आदिवासी परिवार रहते हैं वहाँ पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है। स्कूल के हैंडपंप से निस्तार करके तो वो भी निकल चुका है। अब वो पैसे देके कहीं से बोर्ड किसी के यहाँ लगा है, पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, तो इससे क्या? नहीं, हैंड पंप है तो हम लोग तत्काल उसको हम सुधारने के लिए पीएचई डिपार्टमेंट को हम बोलते हैं, तो तत्काल सुधारेंगे। और रही बात वहाँ पे स्थायी पेयजल की व्यवस्था के लिए तो हमारा जल जीवन मिशन के तहत एकल नल योजनाएं हमारी संचालित हैं और यदि थोड़ा बहुत वहाँ पे कमी रह गई होगी तो उसको हम लोग कोऑर्डिनेट करके पूरा कराएंगे। इस गांव की समस्या के निराकरण का वादा कब पूरा होगा? अधिकारियों के दावे हकीकत में तब्दील होंगे या गांव के ये ग्रामीण ऐसे ही मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जीने को मजबूर होंगे? ये तो देखने वाली बात होगी। शिक्षक नदारद हैं और बच्चे स्कूल पढ़ने नहीं आ पा रहे हैं, चाहे वो कच्ची सड़क का मामला हो चाहे कीचड़ के इस कारण हो। लेकिन कुल मिला के स्थिति ये है कि जो भी शासकीय व्यवस्थाएं हैं यहाँ आके इसकी वानगी देखने को मिल रही है कि सारी शासकीय व्यवस्था है, चाहे विद्यालय हो, चाहे सड़क हो, चाहे पानी हो, सारी यहाँ दुनाव टोला में दम तोड़ती नजर आ रही हैं। शहडोल से एनडीटीवी के लिए विनय तिवारी की रिपोर्ट। नौकरी के सिलसिले में ग्वालियर से दुबई गए एक शख्स की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। दुबई गया युवक 24 दिन से लापता था। 24 दिन बाद परिवार के पास सीधे युवक का डेथ सर्टिफिकेट पहुंचा तो परिजन बेहाल हो गए। ये रिपोर्ट देखिए। ग्वालियर के सैनिक कॉलोनी में रहने वाला सूरज शर्मा 18 मई को ग्वालियर से दिल्ली और फिर 23 मई को दिल्ली से दुबई रवाना हुआ था। दुबई पहुंचने के बाद से युवक परिवार के लगातार संपर्क में था। 25 मई को सूरज की आखिरी बार पत्नी से बात हुई थी, लेकिन उसके बाद से सूरज से कोई संपर्क नहीं हुआ। परिवार के पास 24 दिन बाद अचानक सूरज की मौत की खबर आई। मेरे हस्बैंड 18 तारीख को दिल्ली गए। 18 से 23 तारीख को सुबह 7:30 बजे की उनकी यूएई के लिए फ़्लाइट थी दिल्ली से। उसके बाद से 23 को पहुंच के मेरी बात हुई, फिर 24 को नाइट में बात हुई, फिर 25 को मेरी नाइट में बात हुई। कनेक्शन में थी मैं।
25 तारीख के बाद मेरे पास में उनका कोई नेटवर्क कनेक्शन नहीं है, किसी भी तरीके का कॉल मैसेजेस कुछ नहीं है। मैं सिर्फ इंडियन एम्बेसी से, इंडियन गवर्नमेंट से यही चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड को जल्दी से जल्दी मेरे तक पहुँचाया जाए किसी भी हालत में। जब से सूरज की मौत की खबर आई है, परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। परिवार के सदस्यों को समझ नहीं आ रहा कि आखिर सूरज के साथ ऐसा क्या हुआ। परिवार का आरोप है कि 26 मई को सूरज का एक्सीडेंट होने की जानकारी मिली है। ऐसे में 20-25 दिनों तक यूएई सरकार ने परिजनों को कोई जानकारी क्यों नहीं दी। और जो हमारे भैया थे सूरज शर्मा, जो अभी 20 तारीख के आसपास में दुबई गए हुए थे, तो अभी परसों के दिन वहाँ से खबर आई है कि उनके साथ में कुछ अप्रिय घटना घट गई है। जैसे वहाँ से नोटिफिकेशन आया यूएई गवर्नमेंट द्वारा, और जो उन्होंने बताया कि 26 तारीख को घटना घटी है। तो बस मेरा ये क्वेश्चन है वहाँ की गवर्नमेंट से कि मतलब वो 20-25 दिन तक क्या करते रहे, वहाँ तक उनके साथ में ऐसा क्या हुआ कि 20-25 दिन तक उन्हें यहाँ तक खबर नहीं दे पाई। बस वही सबसे बड़ी समस्या है कि मतलब क्या हुआ ऐसा, क्या गए थे और क्या आपको सूचना मिली थी? वो क्या है, अभी वो जो फिलहाल गए हुए थे वो काम के सिलसिले में गए थे। यहाँ पहले वो जिम चलाते थे, तो जिसमें उन्होंने व्यापार किया लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। हाँ, तो कोरोना में वो क्या सक्सेस नहीं हो पाया, तो फिर वो था जॉब के लिए हिसाब से गए थे। कोई हो सकता है टूरिस्ट वीजा पे गए हो, जॉब ढूंढने गए हो, सर्च कर ले, जॉब के हिसाब से ही गए थे। फिर उसके बाद से 26 तारीख के बाद उन्होंने कुछ एक पोस्ट किया हुआ है अपना सोशल मीडिया अकाउंट पे, अपना फोटो। उसके बाद में कुछ भी कैसी भी कोई खबर नहीं है। सूरज के साथ अचानक क्या हुआ, ये अभी भी एक सवाल है। 20-25 दिनों तक सूरज के परिवार से संपर्क क्यों नहीं साधा गया, ये भी एक सवाल है। परिवार की मांग है कि सूरज के शव को उन्हें सौंपा जाए। ग्वालियर से देव श्रीमाली की रिपोर्ट।